नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी जी ने निम्न मध्यम वर्ग के भारतीय युवाओं में गिरते नैतिक मूल्यों को दिखाने की चेष्टा की है। एक व्यक्ति संभ्रांत वर्ग की दुनिया से किस तरह आकर्षित होकर एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी झूठी छवि बनाए रखना चाहता है और ऋणों के जाल में फंसकर किस तरह अंततः वह गबन करने पर मजबूर हो जाता है, इसे मुंशी जी ने बहुत ही बखूबी से इस उपन्यास में बताया है। आज हम गबन का तीसरा भाग सुनेंगे। पहले के दो भागों की कहानी मैं संक्षेप में बता देना चाहती हूँ। कहानी इसके मुख्य किरदार रमानाथ और जल्पा के इर्द गिर्द घूमती है। रमानाथ जल्पा से प्यार तो बहुत करता है, मगर उसके गहनों के शौक को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उसकी शादी में भी रमानाथ के पिता ने ऋण पर गहने बनवाए थे, जिसको पूरा करने में असमर्थ होने के कारण रमानाथ को अपनी ही पत्नी के गहने चुराने पड़े थे। अब जल्पा बिना गहनों के न कहीं आती न कहीं जाती, न किसी से हंसती न बोलती। उसमें एक तरह से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। रमा को अब पैसे कमाने के लिए नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। अपने मित्र रमेश बाबू की कृपा से उसे म्यूनिसिपैलिटी में 30 रुपये की नौकरी मिल गई, पर उसे तो चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत थी। उसने 30 रुपये के बजाय जल्पा को 40 रुपये की नौकरी बताई। जल्पा के गहनों के लिए तो इतने रुपए भी काफ़ी न थे। गहने न बन पाने के कारण जल्पा उदास ही रहती थी। जल्पा की उदासी को दूर करने के लिए रमानाथ ने निश्चय किया कि वह सर्राफ से गहने उधार पर लाएगा, और अब वह सर्राफ की दुकान पर चला। अब जानते हैं आगे की कहानी। सर्राफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते चाय पानी मंगवाओ। क्या हुक्म है? बाबूजी, आप तो जैसे मुझसे नाराज ही हो गए, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया कर दिया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस ही न होता। अपने शाख का उसे अभी तक अनुभव ही न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजारा महाराज, गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, यह आप क्या कहते हैं सरकार, आपकी ही दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज़, कोई कंगन, कोई हार, अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक की है। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिए। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं है बाबू, आप इसकी ज़रा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं, मालिक को भी तो एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गई, जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी! नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आबताब, उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था कि 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में जचता न था और जेब में 300 रुपये थे। सोचा अगर यह हार ले गया और जल्पा ने पसंद न किया तो फ़ायदा ही क्या। ऐसी चीज़ ले जाऊं कि वह देखते ही भड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितना शोभा देगा। वह हार एक सहस्रमणि रंजित नज़रों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़ कर कहा, आपके लायक है बाबूजी यह चीज़, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाएगा। रमानाथ,
पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपये का तो जिक्र ही न कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ में भेज दूं? दुकान आपकी है, भला कोई बात है? हुक्म हो तो एक आध चीज और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है कि गुलाब का फूल खिला हुआ है। देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल तो दिखाना। और दाम का भी ऐसा कुछ भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से मोड़ न लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा न कहो बाबूजी, आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से एक कौड़ी कम में भी दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपये तो कारीगर की सगाई के इनाम है, यह एक चीज है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा न हो कि कल से ही दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें सुंदर मुखमली केशों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाई मीठी तो लगती है, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी, घात लग जाए तो 6 महीने में चुका देगा। भय यह था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज हो जाएंगे। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, जल्पा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले तब तक वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई, इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन न ले। पानी की झरझर में कोई आवाज भी न सुने। अंधेरी गलियों में तो खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक किधर से आया। 2-4 मिनट देर ही पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती थी। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिला। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास दिलवाने वाली चीज है, इसकी शक्ति का आज उसे अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में न गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना ही चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे? रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जल्पा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत ही छतरी उसके हाथ से ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों न गए? रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था कि जल्पा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें करती रही, मानो उसे गहनों की याद ही नहीं, जैसे कि वह बिल्कुल ही भूल गई हो कि रमा सर्राफे के पास से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे आ चला। उसी समय दयानाथ भी भोजन करने आ गए। सब लोग बैठकर भोजन करने लगे। जल्पा ने जब्द तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे के पास जाना तो व्यर्थ ही रह गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कह आया हूँ। जल्पा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो मैं पहले से ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने और लग जाएंगे। रमानाथ, जी नहीं, बहुत जल्द बना देगा, कसमें खा रहा था। जल्पा, जाने दो।
जल्पा मुंह उधर कर लेटने ही जा रही थी कि रमा ने जोर से कह कहा मारा। जल्पा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की है। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो, क्या लाए हो? रमानाथ, कैसा चकमा दिया? जल्पा, यह तो मर्दों की आदत ही है, तुमने कौन सी नई बात की? जल्पा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जल्पा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन से ही उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी होगी। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे ही दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जल्पा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जल्पा, अब मैं तुमसे साल भर तक किसी और चीज के लिए न कहूंगी। इसके रुपये देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपये की क्या चिंता है ही कितने? जल्पा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह न कहना कि उधार लाए हैं। जल्पा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो वहां उसे कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जल्पा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य है और माधुर्य का उन्माद है। जल्पा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने आप को धन्य माना था। अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक कम पड़ गया। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला, उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजन समाप्त होने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जल्पा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जल्पा उसके कपड़े सामने लाकर रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जल्पा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा झला करती थी। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती रहती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनी रहती थी, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन से रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन से दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब भी उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते, आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से भी तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुंचा और उसके नहीं नहीं कहने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आ जाए तो नहीं लीजिएगा, देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास न जाए तो किसके पास जाएं? औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी हैं, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा दीजिए, मेरा तो मन कहता है कि आज आपके ही हाथों से बोहनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की न कहो, चीजें तो अच्छी होंगी ही, पसंद आते देर लगती है क्या? लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला,
बाबूजी बस ऐसी बातें कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दे। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी। भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकसी से दो चीजें निकाली। एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थी। ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। दयानंद दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखकर उसे किसी बात की सुध न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और इन चीज़ों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीज़ों के सामने तो पुरानी चीज़ें कुछ जचती ही नहीं। जल्पा, मुझे तो उन पुरानी चीज़ों को देखकर ही कै आने लगती है। न जाने उन दिनों औरतें इसे कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, तो दोनों चीज़ें पसंद है ना? जल्पा, पसंद क्यों नहीं, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों को पहनने की आशा कर सकती थी। आह, इस दुखिया के जीवन की कोई साध ही पूरी न हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से वह घर की स्वामिनी हुई, तभी से मानो उसकी तपस्या का आरंभ हो गया और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंख हटा लिया। उसमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके? रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम वाम नहीं पूछे हैं, मगर दाम ऊंचे ही होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता? जल्पा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाई ही क्यों? जल्पा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उसमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत ही न पड़ी। बोला, तो ले लूं? जल्पा, अम्मा लेने ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे, क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त में ही मिलते हैं। जल्पा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा जाइए, जब रुपए हाथ में होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता ना? जल्पा, उधार भी देगा तो सूद तो लगेगा ही। रमानाथ, तो लौटा दो, एक बात चटपट तय कर लो, लेना हो ले लो, न लेना हो लौटा दो, मोह और दुविधा में न पड़ो। जल्पा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर लालायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकाजे कौन सहेगा? वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक पूरी न हो सकी, वह आज रमा की मातृभक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसका सामर्थ्य क्या है? न जाने रुपये जल्द हाथ आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने तो यूं ही पहन लिया था, ले जाओ लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मातृ प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता न करो।
जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जल्पा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी ये कंगन ले न ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा। इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जल्पा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहन कर देखो। जल्पा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपये की कमी नहीं है। वह समझे शायद आज वह पसीज गई और कंगन के रुपये दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपये रमा को देने पड़ेंगे, इसीलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही है तो वह क्यों इनकार करती। मगर ऊपरी मन से बोली, रुपये न हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन सी जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम यह कंगन ले रही हो। जल्पा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं। रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती। जल्पा, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब। रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि दाम पहले ही क्यों न पूछ लिया, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही नहीं आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो उधारना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आका था। दलाल का नाम था चरणदास। बोला, दाम में 1 कौड़ी भी फर्क पड़ जाए ना सरकार तो अपना मुंह न दिखाओ। धनी राम की कोठी का माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपये की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या न दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपये कौन सी बड़ी बात है। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा, यह सब रईसों के ही पसंद की चीजें हैं, गंवार लोग इसकी कद्र क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुंह ना देखिए बाबूजी, जब बहू जी पहनकर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपये तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जल्पा गहनों का मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत न की, अंदर आकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी। जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नापतोल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जल्पा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो। जल्पा, 600 से कम तो नहीं होगा। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जल्पा को डराना चाहा था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा सा कहीं अंतर था, और संभव है चरणदास इतने पर राजी भी हो जाता। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है। जल्पा, कुछ भी हो 600 से ज्यादा का नहीं है। रमानाथ, और रिंग। जल्पा, अधिक से अधिक 100 रुपये। रमानाथ, यहाँ भी चूकी, 150 रुपये मांगता है। जल्पा, जट्टू है कोई, हमें नहीं लेना इन दामों में। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जल्पा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी, फिर वह 700 रुपये की चीजों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जल्पा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, और वह यह कि दलाल 600 पर राजी न हो। बोला, वह 8.5 से कौड़ी कम न लेगा। जल्पा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दलान पर चढ़कर कह देना, हमें 700 से ज्यादा नहीं देना, देना हो तो दे, नहीं तो चले जाए।
जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से बातें करने मैं जाऊं? जल्पा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब देते न बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है, और मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जल्पा, अच्छा चलो, मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जल्पा दलान पर आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। अरे ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बारामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जल्पा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो? 700 रुपये कंगन के मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जल्पा, अच्छा तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो? लूट है क्या? मैं तो दोनों चीजों के 700 से अधिक न दूंगी। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जल्पा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती तो जबान पर न उधारता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीजों पर पैसा रुपया नगद है। उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बक्का खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कह दीजिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाए, सवेरे सवेरे खाली न लौटना पड़े। जल्पा, कह दिए ना, वही 700 रुपये। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात टालते नहीं बनती। रुपये कब मिलेंगे? जल्पा, जल्दी ही मिल जाएंगे। जल्पा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ उड़ाई लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा था कि कुछ और कम क्यों न कहा। वे लोग इसी तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जल्पा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा रहा और सोचता रहा। जल्पा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों नहीं ठुकरा दिया? क्यों जोर देकर नहीं कहा कि मैं न लूंगी? क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 ही चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे? असल में मेरी ही गलती है, मुझे दलाल को दरवाजे पर से ही दुत्कार देना चाहिए था। लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही पड़े थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जल्पा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त में हाथ आ गई। रमा ने विस्मय से बोला, मुफ्त क्यों? रुपये न देने पड़ेंगे? जल्पा, रुपये तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती थी? जल्पा, उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं तो रुपये कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने चीजें ले ली? अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी हो गए थे। उनके पास क्या रुपये नहीं थे? जल्पा असमंजस में पड़ गई, तो मुझे क्या मालूम था? अब भी लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल दिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की यही दशा न थी? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कायरता, वही ममता इस समय जल्पा के मुख पर उदित हो रही थी। रमा उसके हाथों से केस ले ले, इतना कड़ा संयम उसमें न था।
उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छुपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। लेकिन ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जल्पा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जल्पा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही तो पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जल्पा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। जल्पा अब एकांतवासिनी रमणी न थी, जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास गहने हो गए थे, फिर वह क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो है नहीं जिसका स्वाद अकेले में लिया जाए। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों बाद सास की जरूरत भी नहीं रहेगी, वह अकेले आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप, लावण्य, वस्त्र, आभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसकी मंडली उसके बिना सूनी रहती। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई थी। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव होता था। घंटे 2 घंटे गा बजाकर या गप शप करके रमणियां दिल बहला लिया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, गागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जल्पा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्राय उसी के मत्थे पड़ता था। कभी कभी गायने बुला ली जाती, उसकी सेवा सत्कार का भार भी उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती, तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च उसी के मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जल्पा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपये की क्या हैसियत थी, उसका मुंह जोता रहता था। जल्पा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना सम्मान है यह देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सब के सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता। अब हाथ में पैसे आने लगे थे, उस पर जल्पा का आग्रह, फिर भला वह क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी आज़ादी गुप्त रूप से जल्पा पर भी जादू डालती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोलती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के स्थान पर ही बैठती थी। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से किसी तरह कम है क्या। रंग रूप में वह हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने ले जाता तो पंडों तक से न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता, तुमको जरा सी शर्म नहीं अम्मा, बाहर लोग बैठे हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी। किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब होता गया। उस पर जल्पा की रूप छटा उसके साहस को और भी उभोजित करती थी। जल्पा रूपहीन काली कलूटी फूहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बिठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती।
जल्पा जैसे अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहाँ के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जल्पा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से ही शहर में रहती आई हो। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का यह बंधन टूटे कैसे? भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जल्पा के साथ बैठे देखेंगे तो कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोककर खड़े हो जाने का निश्चय कर लिया। जल्पा से बोला, आज हम और तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जल्पा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा उसके चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने न देंगी। जल्पा, इस तरह डरने से तो फिर कुछ भी ना होगा। यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छुपाए चिक की आड़ में बैठी रहें? इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमा और जल्पा संध्या पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी देख लें तो? रमानाथ, तो क्या, कुछ नहीं। जल्पा, मैं तो शर्म के मारे गड़ जाऊं। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे। जल्पा, और जो कहीं अम्मा जी देख ले? रमानाथ, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलें देकर ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिन में जल्पा ने नए महिला समाज का रंग अपना लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के आगे सिर झुका ही देते हैं। जल्पा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान और वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जल्पा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जल्पा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जल्पा, क्या करती, इनकार करते भी तो न बनता था। रमानाथ, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं? जल्पा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50-60 रुपये खर्च करने से क्या फायदा? रमानाथ, तुम्हारे पास कहाँ अच्छी साड़ी है? इसकी साड़ी देखी तुमने? ऐसे ही तुम्हारे लिए भी ला दूंगा। जल्पा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, हाँ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जल्पा, यह तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल कर रहा हूँ कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियाँ, चाय के सेट तो रमेश के यहाँ से मंगा लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूँ? जल्पा, क्या यह ज़रूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जल्पा के लिए एक जोड़ी जूते और कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को 1 पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जल्पा फटे हालों चाय पार्टी में जाए। नहीं, जल्पा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जल्पा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमचम साड़ियां पहनी हुई थी, जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की तो कमी ही न थी, पर जल्पा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी चीज नहीं जचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो उसके खाने पहनने और जीवन के आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी में ही सुख न उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? बुढ़ापे में मान लिया कि धन हो भी जाए तो क्या यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का? साड़ी घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो सब्र किया, दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जल्पा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं, 150 से कम की न होंगी। रमानाथ, 150? इतना फिजूल खर्ची मैं नहीं हूं। जल्पा,
150 से कम की चीजें तो नहीं लगती हैं। जल्पा ने कलाई घड़ी में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है? मेरे रुपए वसूल हो गए। जल्पा, सच बताओ, कितने रुपए खर्च हुए? रमानाथ, सच बता दूं? 135 रुपये। 75 रुपये की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जल्पा, यह 150 ही हुए। मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़े ही कहा था। मगर यह सब रुपये अदा कैसे होंगे? उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जल्पा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जल्पा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा, जरा सुनो। कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा? वह तो कहो कि बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए, नहीं तो मालूम होता। तुम क्या समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ? इन चीजों को लौटा आओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नजरों से देखकर कहा, इन चीजों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ न लाऊंगा। संध्या समय जब जल्पा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में सूरत देखी तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीजों को लौटाने के लिए भले ही सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वो इतना बड़ा त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जल्पा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड पर लिखा था, इंदु भूषण, एडवोकेट हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदु भूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता? 6 महीने पहले वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा। पर जल्पा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमानाथ ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवाय और कोई न था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर उन्हें अंदर ले गई। उन्हें अपने पति से परिचित करवाया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाए और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेपते हुए कहा, जी हाँ, म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल में ही आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की जो यहाँ हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर भी बहुत अच्छा हुआ। अगर वह साफ कह देता कि मैं 25 रुपये का क्लर्क हूँ तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद आप अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ संभव है कि 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही न मिलता। जल्पा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 के नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफ़ेद बालों के बीच वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थी, पर माथे पर शिकन और गालों में झुर्रियां बता रही थीं कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह ऐसे मालूम होता था जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था, जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ा नहीं था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें जिसमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी की बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुंह गोल, आंखें छोटी, फिर भी वह रानी सी लगती थी। जल्पा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई। मेवे, फल, मिठाई, कुल्फी सब मेजों पर सजा दिए गए। रतन और जल्पा एक मेज पर बैठी, दूसरे मेज पर रमा और वकील साहब बैठे। रमा मेज के सामने जाकर बैठा।
मगर वकील साहब अभी भी आराम कुर्सी पर ही लेटे हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुरा कर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं अभी आया जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जल्पा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हो तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी, दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसलिए जब रतन ने जल्पा से कहा कि चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दो, तो मानो जल्पा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजरे में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता कि यहाँ इस विपत्ति में आ पड़ेगा तो आने का नाम न लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज़ हजम नहीं होती, दूध भी हजम नहीं होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं, मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगती है। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवाई नहीं की? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्य और डॉक्टरों से ज़्यादा बेसमझ आदमी संसार में न मिलेंगे। किसी में भी निदान की शक्ति नहीं है। 2 वैद्यों और 2 डॉक्टरों के निदान कभी न मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े में सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा दे दी जाती है और निर्दयता से रोगी की गर्दन पर छुरी चला दी जाती है। इन डॉक्टरों ने तो मुझे अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता था, पर मैं इनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जल्पा को आश्चर्य नहीं भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा। रतन, हाँ, अभी 5 बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मेरे 35 वर्ष हो गए। इस समय इनकी अवस्था कुछ 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनको एक लड़का हो चुका था, विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप नहीं थे, मामा जी ने मेरा पालन किया। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी। लेकिन जब से आई हूँ मोटी होती चली जा रही हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इन सब रोगों की जड़ हूँ। आज मुझे ईश्वर एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएं। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊँ। गर्म पानी से टब भर स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन ब दिन मोटी ही होती चली जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। जल्पा, वकील साहब तुम्हें चिढ़ाते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं, भूल कर भी नहीं। कभी मुझसे इसकी चर्चा भी नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ यह चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं, क्या करूँ। मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, जैसे चाहूँ रहूँ, कभी कुछ नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथों पर रख देते हैं। समझाती हूँ, अब तुम्हें वकालत करने की क्या ज़रूरत है, आराम क्यों नहीं करते। पर इनसे घर पर बैठा ही नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता हो उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वह मेरे लिए हैं तो अपनी जान खपा रहे हैं। जल्पा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया। 30 साल अकेले रहना कम बड़ी बात नहीं है। रतन,
हाँ बहन है तो देवता ही। अब भी कभी उनकी स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से उनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हुए हैं। अरे, तुम्हारा यह कंगन तो बड़ा सुंदर है। जलपा, हाँ बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहने के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दे। पहले पत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन मुझे वह अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही जोड़ा कंगन बनवा दो ना। जलपा, देखिए पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, जी घबराया करता है किसके पास जाऊँ। किसी से परिचय नहीं, ना ही मेरा जी चाहता है कि किसी से मिलूं। दो एक महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई भी, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर जटना चाहती थी। मुझसे रुपये उधार ले गई और आज तक दे ही रही हैं। श्रृंगार की चीज़ों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधी घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। जलपा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। जलपा, क्या जरूरत है, टांगे तो मिलते ही हैं। रतन, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जलपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वाग्य कुछ नहीं सराहते, उल्टा घुड़कियां जमाया करते हैं। रतन, सच? मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, यह भी आ गए। पूछना ना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जलपा, रमा से, क्यों, चरण दास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिनों में बनवा देगा। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के क्या लिए थे। जलपा, 800 के थे। रतन, कोई हरज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपये के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। वह क्या कह सकता है, इस वक्त मेरे पास रुपये नहीं हैं। वह मर जाएगा पर यह उज्र न करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपये की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जलपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता था। वह मन में डरती थी कि कहीं यह महाशय यह न कह बैठे कि सर्राफ से पूछ कर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ रुपये की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिए, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं। रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जलपा, अब की रविवार को मेरे घर ही चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।